तो भाई लोग आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 241 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एरिस के लोगों की फाइट चल रही होती है डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन जिस जगह पे फाइट चल रही होती है वो जगह गिरने लगती है जिससे सब मारे जा सकते हैं। इसलिए मैनेजर किम डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रेवन को बचाने की कोशिश करते हैं सलादीन के कहने में, जो की रेवन के ही साथ का बंदा है। लेकिन सलादीन को बचाने के लिए जो खुद वैलेंटीना आई थी उसको खुद मदद पड़ जाती है अपनी जान बचाने के लिए टेयांग की, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड मू बोला। दूसरी तरफ गॉड ऑफ फाइटिंग भी डूम को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सबको सही तरीके से बचा लिया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के पहले ही सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम की पूरी टीम अपनी मिलिट्री वाली गाड़ियों में बैठ के वहाँ से निकल चुकी है। और इसी समय मैनेजर किम को कॉल आता है उनकी बेटी मिंजी का। मिंजी कॉल करके अपने फादर मैनेजर किम से पूछती है, आप अभी क्या कर रहे हो, क्या आप मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो। मैनेजर किम मिंजी को जवाब देते हैं कार चलाते हुए, हाँ मिंजी बेटा, मैं अभी अभी कोरिया वापस आ चुका हूँ, इसलिए अभी मैं बस अपने साथियों के साथ थोड़ा आराम करने जा रहा था। क्या आराम करने, लेकिन कहाँ? उनका कहना है हमारे बेस के पास एक हॉट स्प्रिंग है जो कि रिकवरी के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। हम सब वहाँ पे बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे मिलने का बहुत ज्यादा मन था। मैं जैसे ही कोरिया से बिजनेस ट्रिप में गई, आप वैसे ही कोरिया वापस आ गए, ऐसा कैसे? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ हम एक दूसरे से बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। लेकिन डैड, आपको याद है ना अगले हफ्ते आपका बर्थडे भी आ रहा है। क्या? मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझे खुद ही नहीं पता। हाँ, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ खुद को ज्यादा पुश मत करना। अगर इस बार मुझे आपके शरीर में कोई चोट नजर आई तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतने में ही ताइकी जो मैनेजर किम के बगल में बैठा होता है कहता है, अरे वाह, मिशन खत्म होने के बाद अपनी प्यारी सी बेटी से बात करना ये तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे अपने साथ क्यों मिलाना चाहते हो? मुझे अब जाने दो, मेरा काम पूरा हो चुका है। मैनेजर किम कहते हैं, भाई अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमने डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही निपटाया है, अभी चाइल्ड फैमिली बाकी है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ताइकी कहता है, लेकिन हमारी बात तो सिर्फ डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन तक की हुई थी ना। हरामखोर, तुम इतनी जल्दी अपनी बात से ऐसे कैसे पलट सकते हो? लेकिन मैनेजर किम ताइकी की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देते हैं। इसलिए ताइकी अपने मन में सोचता है, साला इन लोगों ने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी। मैनेजर किम टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं, ये सारी बातें बहुत हुई, लेकिन अभी हमें पास के हॉट स्प्रिंग में चलना चाहिए। जापानीज लोगों को हॉट स्प्रिंग्स काफी ज्यादा पसंद है, तुम भी तो जापानीज हो है ना। ये सुन के ताइकी और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अब ये एरीज वाले उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं देंगे, हमेशा के लिए अपने साथ चिपका के रखेंगे। और ताइकी के साथ ये होने वाला है, इस चीज की वार्निंग कोड नंबर 1 ने ताइकी को पहले ही दे दी थी। हम एक थोड़ा सा पिछला सीन देखते हैं जहाँ पे कोड नंबर 1 ताइकी को कहता है, उन एरीज वाले हरामजादों ने तुमसे जितनी भी बातें कही है, क्या तुम्हें उन पे सच में यकीन है? मैं ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन वो हरामजादे एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और भी ज्यादा बड़े हरामजादों के साथ। अगर तुमने डिवाइन वाले मिशन में काफी अच्छा काम करा होगा तो फिर वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे अपनी गैंग से। इस वक्त तक कोड नंबर 1 ने अपने हेलीकॉप्टर में रेवन और सलादीन को बैठा दिया होता है, जो काफी जख्मी हालत में होते हैं। कोड नंबर 1 एक तरीके से एरिस की मदद कर रहा है इन लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचाने के लिए। ताकि रेवन और सलादीन की हालत देख के कहता है, तो अंत में मेरा भी इन दोनों की तरह हाल होने वाला है क्या? लेकिन कोड नंबर 1 यहाँ से जाते हुए कहता है, कौन जाने, वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी मैं चलता हूँ, तुझसे बाद में मिलूंगा। मैं भी ये देखना चाहता हूँ आगे तेरे साथ क्या होगा। ये सब सुन के ताइकी के पसीने छूट जाते हैं और अपने मन में सोच रहा होता है, शिट साला, मैं तो फंस गया इनके बीच में। ये हरामजादे चालबाजी करके मुझे अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे ताइकी मैनेजर किम को बहुत ही चालाकी से कहता है, तो हॉट स्प्रिंग में जाने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा है ना? वैसे सच कहूँ, मुझे नहीं लगता मैं आप लोगों की ज्यादा मदद कर पाया था। वो तो आप लोगों के बंदे थोड़े जख्मी थे, इसलिए आप लोगों ने मुझे अपने साथ मिलाया था, मैं इतना खास नहीं हूँ। और वैसे भी वो एल्बर्ट किम नाम का बंदा, वो तो वापस आने ही वाला है ना, उसके बाद मेरी कोई जरूरत नहीं होगी आपको। वैसे भी मुझ जैसे बंदे के होने ना होने से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। ये बात तो ये श्याना इसलिए बोल रहा है ताकि इनकी गैंग से निकल सके कैसे भी। लेकिन मैनेजर किम इसके भी पप्पा हैं। मैनेजर किम कहते हैं, दोस्त तुम खुद को काफी ज्यादा कम समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर सच में स्किल्स हैं, इसीलिए एरिस तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी दी हुई इंफॉर्मेशन हमारे सच में काफी ज्यादा काम आई थी। दोस्त तुम्हें खुद पे और ज्यादा यकीन करना होगा, तुम एरिस के एक ऐसे बंदे हो जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ताइकी थोड़ा सा हंस के कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? तुम लोग हमेशा बातें करके बस किसी को फंसाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम हर इंसान को एक टूल की तरह देखते हो बस। लेकिन मैनेजर किम को टूल शब्द सुन के वो पल याद आता है जब उन्होंने रेवन को बचाया था और हेलीकॉप्टर में बैठा दिया था वहाँ से ले जाने के लिए। और इस वक्त मैनेजर किम उस पेन ड्राइव में देख रहे होते हैं जो रेवन ने मैनेजर किम को दी थी। इस पेन ड्राइव के बारे में रेवन कहता है मैनेजर किम से, मेरी ये बात बिल्कुल
भूलना मत, इस पेन ड्राइव में चाइल्ड फैमिली की वो कमजोरी है जो उनके दिल को चीर के रख सकती है, लेकिन ये टूल अभी अधूरा है। मैंने सिक्योरिटी पर्पस से सारे के सारे सबूत को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसका आधा हिस्सा इस पेन ड्राइव में है और आधा हिस्सा एक टैबलेट में। इसका मतलब तुम्हें वो दोनों चाहिए होंगे कंप्लीट एविडेंस बनाने के लिए चाइल्ड फैमिली के खिलाफ। कुछ टाइम पहले जो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच वॉर हुई थी, वो वॉर और उसकी जैसी काफी सारी वॉर्स वो सब चाइल्ड फैमिली ने करवाई थी। मैनेजर किम कहते हैं लेकिन चाइल्ड फैमिली ये वॉर्स क्यों करवाएगी, इससे उन्हें क्या मिलेगा? रेवन कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि वॉर वो क्यों करवाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है उन्होंने अपने ही कुछ फायदे के लिए करवाया होगा ऐसा। उन लोगों ने खून के समंदर बहा दिए और उस समंदर में खड़े होके आज उनके पास वो अथॉरिटी है जिसको वो होल्ड करते हैं। और हाँ, एक और बात, चाइल्ड फैमिली ये नाम बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब ज्यादा असली चाइल्ड फैमिली के लोग बचे नहीं हैं जिन्हें हम असली कह सकें। यानी कि इस वक्त जो चाइल्ड फैमिली के टॉप में है वो नकली हैं। वो लोग अपने नकली होने का सच किसी के सामने नहीं आने देना चाहते। उन्हें इस बात से कुछ ज्यादा ही लगाव है कि सब उन्हें चाइल्ड फैमिली का प्योर ब्लड समझे, लेकिन वो चाहे कितना भी नोबल बन के दिखा दे खुद को, लेकिन अंत में वो लोग सिर्फ जोकर हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर बस नाच रहे हैं। और उन जोकरों के चेहरे से उनका झूठ का नकाब वो सबूत निकाल सकता है जो अभी तुम्हारे हाथ में है। मेजर किम कहता है लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है जो टैबलेट में है वो टैबलेट कहाँ है? रेवन बताता है मैंने अपने ऑरवेल नाम के बंदे को वो दे दिया है, वो लेके वो भाग चुका है, लेकिन मैं उसको यहाँ आने के लिए बोलूंगा तो वो टैबलेट लेके यहाँ आ जाएगा। लेकिन इतने में ही हिकारू का कॉल मैनेजर किम को आता है जो काफी देर से ऑरवेल का पीछा कर रही थी। वो मैनेजर किम को बताती है जिसका मैं पीछा कर रही थी उसका तो किसी ने काम 25 कर दिया है। मैनेजर किम कहते हैं जिसने उसका टिकट काटा है क्या तुमने उनको देखा? इसके बाद हम एक और पुराना सीन देखते हैं टिकट कटने के टाइम का, जहाँ पे विक्टर चाइल्ड के साथ के बंदे ने ऑरवेल को निपटा दिया था और विक्टर उस बंदे से कहता है तूने काफी अच्छा काम करा, लेकिन इसके पास जो चीज थी तूने वो ले ली ना इससे। दूसरे बंदे ने ऑरवेल से टैबलेट ले लिया होता है और कहता है हमारे हाथ वो लग चुका है, लेकिन ये टैबलेट लॉक है, इसलिए अब तक हमने कंफर्म नहीं करा इसके अंदर क्या है। बड़े भैया अब आगे बताओ हमें क्या करना चाहिए? और अभी हमें बताया जाता है ये है चाइल्ड फैमिली का थर्ड सन, यानी कि विक्टर का छोटा भाई जिसका नाम है फिलिप चाइल्ड। ये विक्टर से पूछता है क्या हम इसको तोड़ दें या फिर अपने साथ लेके जाएं। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे हिकारू मैनेजर किम को बताती है ऑरवेल को उस बंदे ने मारा है जो विक्टर चाइल्ड के साथ था, आप चाहो तो मैं उन दोनों का पीछा भी कर सकती हूँ। लेकिन मैनेजर किम कहता है नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। मुझे लगता है मैनेजर किम को हिकारू की चिंता है, इसलिए उन्होंने उसे वापस बुला लिया है क्योंकि उन्हें डाउट है कि अगर उन दोनों ने हिकारी को पकड़ लिया तो भिखारी से भी बुरी हालत बना देंगे हिकारी की, आई मीन हिकारू की। खैर इसके अगले सीन में मैनेजर किम लोग हॉट स्प्रिंग पहुंच जाते हैं और मैनेजर किम जैसे लोगों की हमेशा आदत होती है किसी भी जगह को पहले एनालाइज करने की, वो हॉट स्प्रिंग को भी एनालाइज करते हैं ये लोग। इसके बाद सारे के सारे लोग उतर जाते हैं पानी में। जिनचॉल को तो कतई इतना मजा आ रहा होता है जैसे वो इस गर्म पानी में पिघल ही जाएगा, इसलिए वो कोड नंबर 66 यानी कि योंग वैंग पार्क से भी पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है। योंग वैंग एक स्माइल के साथ कहता है फाइनली इतने टाइम बाद मैं खुद को जिंदा महसूस कर पा रहा हूँ, सच में अच्छा लग रहा है मुझे। इस हॉट स्प्रिंग के बाद मैं शायद अगली फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा, रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन कोड नंबर 66 यानी कि योंग वैंग पूछता है बाकी सब कहाँ है? लेकिन जिनचॉल पार्क उसको कहता है वेल मुझे लगता है बाकी के लोग अपने तरीके से थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे कुछ, वैसे भी आजकल माहौल थोड़ा आरामदायक है, इसलिए लगता नहीं किसी को कोई ऑर्डर देने की जरूरत है, उन्हें अपने हिसाब से आराम करने दो, मजे करने दो, क्योंकि जब आराम करने का वक्त होता है तो हमें ढंग से ही आराम करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे आराम के बाद ही तुम बैटलफील्ड में अपनी आंखें खुली रख सकते हो। अपने कुछ बंदे इस वक्त खाना खा के मजे कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, हमें नहीं पता अगली फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए सबको उनके हिसाब से मजे करने दो, क्योंकि आराम करना और मजे करना भी एक बैटल का हिस्सा होता है। इसके बाद हम लड़कियों के हॉट स्प्रिंग का सीन देखते हैं। एरिस की ये 4 लड़कियां भी हॉट स्प्रिंग में नहाने आई है, जहाँ पे वैलेंटीना सबको कहती है ये सालों बुड्ढों को हॉट स्प्रिंग इतना ज्यादा पसंद क्यों है? एलिसा इसका जवाब देती है क्योंकि यहाँ पे रिकवरी काफी अच्छे से होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, मसल रिकवरी होती है। वैलेंटीना कहती है चुप कर, मुझे पता होता यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट में चली जाती। एलिसा कहती है डेट में कैसे जाएगी, तू तो टेयोंग से बात भी नहीं करती आजकल। वैलेंटीना एलिसा को गाली देते हुए चुप करा देती है और कहती है ये हॉट स्प्रिंग सच में बहुत ज्यादा बेकार होता है, तो चाहे तो साशा का चेहरा देख सकती है, उसको भी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है हॉट स्प्रिंग में। और नोटिस करने वाली बात है अभी हमें वैलेंटीना की वो उंगलियां भी दिखाई जाती है जो मैनेजर किम ने मजाक मजाक में काट दी थी, आई मीन जब मैनेजर किम फाइट के लिए सीरियस भी नहीं हुए थे। खैर इन लोगों को जो साशा का थोड़ा उतरा हुआ चेहरा लग रहा होता है वो इस वजह से नहीं होता कि उसे हॉट स्प्रिंग अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि इस वजह से होता है कि क्योंकि उसको लग रहा होता है जो इनके पंगे चल रहे हैं एरिस के, चाइल्ड फैमिली
के साथ और डिवाइन के साथ जो चले थे ये सब कुछ शाशा की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाशा चाइल्ड फैमिली का हिस्सा है। ये सारी बातें जब वो बाकी की लड़कियों को बताती है तो एलिसा खड़े होकर कहती है, तुम्हें इन चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग साथ में कोई बिजनेस नहीं करते, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और एक बार जो हमारा साथी बन जाता है वो नर्क की गहराइयों में भी हमारा साथी होता है। इतने में ही दूसरी तरफ मैनेजर किम भी जिनचॉल लोगों के साथ हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं। भले ही माहौल यहाँ पे अभी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड लग रहा है, लेकिन सबको अंदर ही अंदर पता है ये तूफान से आने की पहले की शांति है। इसलिए सबके मन को हल्का करने के लिए जिनचॉल कहता है, आगे एक बहुत बड़ी बैटल हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए अंदर ही अंदर सब लोग टेंस होंगे, है ना? लेकिन हमें अपने मूड को थोड़ा सा हल्का बनाना होगा। लेकिन इतने में ही शोंगोसिन भी यहाँ पे पहुंच जाता है और चिल्ला के इनको कहता है, सर क्या मुझे भी परमिशन मिलेगी यहाँ पे नहाने की? जिनचॉल लोग कहते हैं, आ जा यार, क्या पूछ क्या रहा है ऐसे? लेकिन अपने सीनियर्स के लिए इसकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि उन्हें सल्यूट करके कहता है, जी जी सर, आपकी ये दरिया दिली मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद पानी में बैठे बैठे जिनचॉल शोंगो को कहता है, मैंने सुना अब तू हांशु शियोंग से भी थोड़ी टीचिंग लेने वाला है। शोंगो नर्वस होकर चिल्ला के कहता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जिनचॉल शोंगो से मस्ती लेने के मूड में उसके कान के थोड़ा सा पास आके कहता है, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। शोंगो पूछता है, सर किस तरीके की कहानी? दरअसल जिनचॉल का इशारा इस वक्त हांशु शियोंग की तरफ है और कहता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, आगे जो जंग आने वाली है शायद उस वजह से तुम परेशान होंगे, इसलिए तुम्हारे मूड को हल्का करने के लिए मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, कुछ अलग सी। ये हर फ्राइडे और सैटरडे रात 9:10 होता है। लेकिन तुझे पता है अगर मैं इसके आगे तुझे और बताऊंगा तो तुझे नुकसान भी हो सकता है। इधर आ, मुझे अपना कान दे, कान में बोलूंगा। जिनचॉल शोंगो के कान में कुछ खुसुर पुसुर करते हुए कहता है, बच्चे तुझे पता है एक शादीशुदा इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरता है? इसके बाद जिनचॉल कुछ और ज्यादा खुसुर पुसुर करता है जो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन ये बात साफ है उसने हांशु शियोंग की ही कुछ बात करी है। और वो बात सुन के शोंगोसिन की फटके चार हो जाती है और कहता है, क्या सच में हांशु शियोंग के बेटे की वजह से कुछ ऐसा भी हुआ था? और अभी हमें दिखाया जाता है हांशु शियोंग के बेटे टेहुन शियोंग को जब वो छोटा था। ना जाने जिनचॉल ने टेहुन से रिलेटेड कौन से कांड के बारे में शोंगोसिन को बता दिया है जिस वजह से वो इतना हैरान हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी क्वालिटी एक्सप्लेनेशन का शौक रखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं करा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप आगे मिस ना कर सको। ओके भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।